अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। जमात पंचम की उर्दू की किताब सबक नंबर 13 हम फूलिक चमन के, ये नज़म है आपकी और इसकी तशरीह मैं आपको समझा चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको इसकी तमाम मश्क जो है उसमें दिए गए तमाम सवालात के जवाबात आपको समझाऊंगी, आपको सिखाऊंगी और हल करके बताऊंगी। तो आप इसी तरह से मेरे साथ अपना सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए आगाज़ करते हैं अपने सबक का। सवाल नंबर 1 है, दिए हुए अल्फाज की मानी समझे। 6 आपको अल्फाज दिए गए हैं, उनके मानी बताए गए हैं और आपने इन्हें अच्छी तरह से याद करना है। चमन बाग को कहते हैं, नगर शहर कस्बा, दमन पहाड़ का दामन, वादी जलवा नज़ारा, सदा हमेशा, तंजीम मुनज़्ज़म जमात या निज़ाम। आपने क्या समझा? सवाल नंबर 2 है, नज़म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर मिसरे मुकम्मल करें। खाली जगह दी गई है और नज़म के अल्फाज जो हैं वो उसमें से मिसिंग हैं, आपने उनको पुर करना है खाली जगह को। जलवे नगर नगर के, रंग देंगे अपने खून से, ये हमने पढ़ी है नज़म। इस पाक गुलिस्तान को, कायम सदा रहेंगे आपस के प्यार ही से, ये चांद ये सितारा। इस तरह से आपने इनको फिल करना है। सवाल नंबर 3 है, कॉलम अलीफ में दिए हुए अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके कॉलम बे में मिसरे लिखे। यानी कॉलम अलीफ में जो अल्फाज हैं वो आगे पीछे हैं, इनकी दुरुस्ती नहीं है। आपने कॉलम बे में इनको दुरुस्त हालत में लिखना है, यानी इनकी तरतीब दुरुस्त करनी है। इन जो है मिसरे, इनकी तरतीब आपने दुरुस्त करनी है। नंबर 1 पे है उजाला का आंखों। आपने इसको दुरुस्त करके लिखना है, आंखों का है उजाला। यकीन और की तंजीम दुरुस्त है, इसकी तरतीब जो है वो तंजीम और यकीन की। नंबर 3, दमन नगमे के दमन। आपने इसको दुरुस्त तरीके से लिखना है, नगमे दमन दमन के। नंबर 4 पर है वतन रास्ते ये के। दुरुस्त तरतीब है, कॉलम बे में आपने लिखना है ये रास्ते वतन के। नंबर 5 पर है हम खज़ां में को गुलशन गुलशन। आपने कॉलम बे में लिखना है दुरुस्त तरतीब से गुलशन में हम खज़ां को। यानी आप इस तरह से इन सवालात को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 भी हल करके आपको दिखाया मैंने और सवाल नंबर 3 भी। इस तरह से आप इनको लिख लेंगे। तो चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तो चमन के फूल किसे कहा गया है? हमने नज़म पढ़ी है, उसमें जो है हमने देखा कि चमन के फूल हम लोगों को यानी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को कहा गया है। पाकिस्तान को एक चमन से तशबीह दी गई है और उसमें रहने वाले पाकिस्तानियों को चमन के फूल कहा गया है। अगला सवाल है, सवाल बे, पहली बंद में शायर ने परचम से मोहब्बत का इजहार किस तरह से किया है? तो पहली बंद में शायर ने वतन के परचम को अपनी जान से भी प्यारा कहा है, अपनी आंखों का उजाला कहा है। जो चांद और सितारा इस परचम पर, हमारे पाकिस्तान के परचम पर बना हुआ है चांद सितारा, उसे शायर ने अपनी आंखों का उजाला भी कहा है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर जीम, शायर ने नज़म में गुलशन किसे कहा है और क्यों? शायर ने गुलशन जो है वो अपने वतन को कहा है, अपने मुल्क प्यारे पाकिस्तान को कहा है। और क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि ये हमारा मुल्क जो है वो बिल्कुल एक बाग की तरह है और हम इसमें फूलों की तरह है। जैसे एक बाग जो है वो अपने फूलों से खूबसूरत नज़र आता है, इसी तरह से हमारा मुल्क पाकिस्तान भी अपने पाकिस्तानियों से खूबसूरत नज़र आता है और ये जो बाग है ये हमारी पहचान है। सवाल नंबर दाल है, आखिरी बंद में शायर ने किन राहों पर चलने की बात की है? तो आखिरी बंद में शायर ने तंजीम और यकीन की राहों पे चलने की बात की है। सवाल नंबर है, यानी आखिरी सवाल है, हम अपने वतन को जन्नत कैसे बना सकते हैं? तो हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को जन्नत इस तरह से बना सकते हैं कि हम
हर शोबे में रहते हुए जिस शोबे में हम काम कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और हर तरह से इस मुल्क के लिए जो है वो किसी किस्म की भी कुर्बानी देने से दरेग ना करें और हर शोबे में जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से सरअंजाम दें। और कभी भी जो गलत किस्म के काम हैं जैसे रिश्वत लेना, चोरी, झूठ, इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को जो है वो अपने मुल्क से ख़त्म करने की कोशिश करें। तो इस तरह से इंशाल्लाह हमारा वतन जो है वो जन्नत बन सकता है। आगे है मिलकर बात करें वतन से मोहब्बत के मौजू पर कोई शेर या नज़म साथियों को सुनाएं और पसंदीदगी की वजह भी बताएं। तो वतन से मोहब्बत के मौजू पर बहुत सी नज़में हैं। अगर आप जो है वो ढूंढ कर नहीं कोई नज़म जो है वो याद कर सकते, आप इसी नज़म को याद करें और सब मिलकर क्लास में पढ़ें, एक दूसरे को सुनाएं और बताएं कि ये नज़म आपको क्यों पसंद है। आगे है जी नंबर 6 पर ग्रोहों में बातचीत करके दो ऐसी तजावीज़ दें जिन पर अमल करके हम अपने वतन का नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर दो ऐसी तजावीज़ जो है वो मैं आपको बताऊं कि हम अपने वतन का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर कोई तालिब इल्म है तो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो करके अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकता है। कोई डॉक्टर है तो वो उस शोबे में खिदमत सर अंजाम दे के, अगर कोई उस्ताद है, यानी हर शोबे में रहकर आप मेहनत से, ईमानदारी से जो है वो अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़ों का खेल सवाल नंबर 7 है। हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके अल्फाज बनाएं। इन लफ्ज़ों के दो दो हम आवाज़ अल्फाज भी लिखें। जी सबसे पहला हरूफ जो है वो लाम है और फे है और वाव है। ये बनेगा फूल और दो अल्फाज होंगे, धूल हो सकता है, भूल हो सकता है, इसके हम आवाज़ अल्फाज जो हैं। अगला नंबर 2 जो है वो नून मीम चे, ये चमन होगा। चमन के हम आवाज़ अल्फाज हम बताएंगे दमन, लगन। नंबर 3 है अलिफ जीम नून, ये जान लिखा हुआ है, जान हम इससे बनाएंगे इन हरूफ से। और हम आवाज़ अल्फाज होंगे शान, कान। आप कुछ और भी हम आवाज़ अल्फाज लिख सकते हैं लेकिन वो दुरुस्त होने चाहिए। ये गाफ, नून और रे है। ठीक है, ये रंग भी हो सकता है, ये नगर भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये रंग है तो आप दंग और ढंग लिखेंगे। और इसी तरह से आखिरी जो लफ्ज़ है वो है प्यारा। प्यारा से आप लिखेंगे सितारा हमारा। इस तरह से मैंने हल करके आपको ये बताए हैं, आप इनसे मदद ले सकते हैं, ये लिख कर बद दिखाए हैं ताकि आपकी इमला की भी गलतियां ना हों। जी आगे है कवायद सीखें। कवायद सीखे में है कौसैन। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। साबिर अली उर्दू के उस्ताद को मैंने आज गांव में देखा। डॉक्टर अस्मा दांतों की मशहूर डॉक्टर से मैंने इलाज के लिए रुजू किया। आपने देखा कि इनमें कुछ अल्फाज जैसे उर्दू के उस्ताद को कोसैन में दिया गया, कोसैन कहते हैं ब्रैकेट को, तो उसके नीचे भी दांतों की मशहूर डॉक्टर को भी कोसैन में लिखा गया है। तो कोसैन जो है वो कौस की जमा है। कौस की मानी है कमान। अगर आप गौर करें तो जो ये जो ब्रैकेट बनी हुई है, जो कोसैन है, ये बिल्कुल ऐसे है जिस ये कमान की तरह है जिसमें तीर को फिक्स किया जाता है, तो इसलिए इसको कमान की तरह की इसकी शक्ल है, इसको कोसैन कहा जाता है। तो जो असल इस बात में ग्रामर आपको सिखानी है वो ये है, कोसैन में जो अल्फाज दिए गए हैं किसी भी जुमले में, अगर आप देखें ब्रैकेट में कोसैन में जो अल्फाज दिए गए हैं किसी अमर की वजाहत के लिए दिए जाते हैं, किसी काम की, किसी नाम की, किसी भी चीज़ की वजाहत के लिए दिए जाते हैं जो असल इबारत का लाजमी हिस्सा नहीं होते। अगर वो ना हो तब भी जुमला मुकम्मल हो जाता है। जैसे देखें साबिर अली को मैंने आज गांव में देखा, तो जुमला मुकम्मल है। अब आपको बताने के लिए कि साबिर अली है कौन, यानी वो उर्दू के उस्ताद हैं, ब्रैकेट में दे दिया गया, तो इसे कहते हैं जुमला मुतरज़ा। लेकिन ये लाजमी हिस्सा इबारत का नहीं होता। डॉक्टर अस्मा से मैंने इलाज के लिए रुजू किया, तो भी जुमला ठीक है। लेकिन अगर बता दिया गया कोसैन में कि डॉक्टर अस्मा कौन है, वो दांतों की मशहूर डॉक्टर हैं, तो ये इजाफा है जिसे जुमला मुतरज़ा कहा जाता है।
सवाल नंबर 8 है, दर्ज झैल जुमलों में मुनासिब जगह पर कौसैन लगाएं। नंबर 1 अहमद अली, एक नामवर शायर। एक नामवर शायर को ब्रैकेट में किया जाएगा, आज हमारे स्कूल तशरीफ लाए। नंबर 2 है, हमने वादिये मरी, ब्रैकेट में हम लिखेंगे पहाड़ों की मलका की सैर की, यानी वादी मरी को एक्सप्लेन किया गया है। सलमा और जाजिब, दो ज़हीन तालिब इल्म। दो ज़हीन तालिब इल्म को कौसैन में लिखेंगे, ने इम्तहानात में नुमाया पोजीशन हासिल की। नसीम हजाजी, असल नाम मोहम्मद शरीफ। असल नाम मोहम्मद शरीफ को ब्रैकेट में लिखेंगे, उर्दू के मारूफ नावल नगार हैं। जी आगे है पढ़ें। तो इस तरह से ये कौसैन वाला जो सवाल है, सवाल नंबर 8, ये आपका मुकम्मल हुआ। इस तरह से आप इसको हल करेंगे, ये मैंने हल करके आपको दिखाया है, ग्रीन ब्रैकेट्स मैंने बनाई हैं। ये अल्फाज जो हैं वो कौसैन में आएंगे। आगे है पढ़ें, दिए हुए अशार दुरुस्त लफ्ज़ लय और आहंग से पढ़ें और इसके बाद यानी बाद अज़ां पूछे हुए सवालों के जवाब लिखें। मेरी इज़्ज़त है ये, मेरी अज़मत है ये, मेरी दौलत है ये, मेरी जन्नत है ये, मेरा प्यारा वतन। इसके दरिया बड़े ताजगी से भरे, बाग फूले फले लहलहाते हुए, मेरा प्यारा वतन। इसके चश्मे जवां, इसमें नहरें रवां, जंगल और वादियाँ इससे अच्छी कहाँ, मेरा प्यारा वतन। तो इसके नीचे सवालात दिए गए हैं। इसकी शायरा हैं सिमाब अकबर आबादी, उन्होंने ये अशार लिखे हैं। तो दिए हुए अशार में से 4 हम आवाज़ अल्फाज की जोड़ियाँ बनाएं। तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। हम आवाज़ अल्फाज रवां कहाँ, जवां वादियाँ, ये हम आवाज़ अल्फाज हैं जी। अज़मत जन्नत, इज़्ज़त दौलत, भरे फले। तो इस तरह से आप हम आवाज़ जिनकी साउंड एक जैसी हो वो आप बना लिखेंगे। दिए हुए अशार में किन जगहों का जिक्र किया गया है? तो दिए हुए अशार में जंगल, वादियाँ, नहरें, बाग, दरिया, इन सब चीज़ों का जिक्र किया गया है। दिए हुए अशार के मुताबिक हमारा वतन हमारे लिए क्या है? तो हमारा वतन हमारी इज़्ज़त है, हमारी अज़मत है, हमारी दौलत और हमारी जन्नत भी है। तो इस तरह से ये सवाल भी मुकम्मल हुआ। कुछ नया लिखें, मुहावरात हैं। दिया हुआ जुमला गौर से पढ़ें, हामिद से अपनी रकम वसूल करने के लिए हालत को बहुत पापड़ बेलने पड़े। तो पापड़ बेलना से मुराद है मुसीबत बर्दाश्त करना। पापड़ बेलना जो है वो मुहावरा है। ऐसे अल्फाज जो अपने हकीकी मानी की बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल हों मुहावरे कहलाते हैं। हकीकी मानी की बजाय यानी जो उनका मानी मुराद है उसकी बजाय मजाजी मानी में, गैर हकीकी मानों में मुराद उनको लिया जाए। जैसे पापड़ बेलना मुसीबत बर्दाश्त करना है, इसको मुहावरा कहते हैं और इसी को जो है वो जुमले में इस्तेमाल किया गया है। तो दिए हुए मुहावरात के मानी भी आपने लिखने हैं और इन्हें जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। नंबर 1 है उल्लू बनाना। उल्लू बनाना का मतलब होता है किसी को बेवकूफ़ बनाना। तो आप इसका जुमला इस तरह से बनाएंगे, चालाक गाहक ने दुकानदार को उल्लू बनाया। आगे है जान पर खेलना, यानी बहुत मुश्किल होना, बहुत मुश्किल से जो है वो कोई काम करना। ये इसका जुमला आप बनाएंगे, माँ ने अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चे की जान बचाई। ठीक है। 4 चांद लगाना। 4 चांद लगाना का मतलब है रौनक बढ़ाना। मेरे उस्ताद ने हमारे घर आकर हमारे घर को 4 चांद लगा दिए, ये भी आप लिख सकते हैं। या मेरी दोस्त ने मेरी सालगिरह में आकर मेरी सालगिरह को 4 चांद लगा दिए, ये भी आप लिख सकते हैं। मगरमच्छ के आंसू बहाना होता है झूठ मूठ का रोना, यानी ऐसे फ्रेब करना, बहाना करना। चोरी पकड़ी जाने पर चोर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा या आंसू रोने लगा। आसमान से बातें करना का मतलब होता है बहुत ऊंचा होना। तो आप लिख सकते हैं केटू आसमान से बातें करता है, या आप ये भी लिख सकते हैं मीनारे पाकिस्तान आसमान से बातें करता है।
तो ये थे आपके मुहावरात। सवाल नंबर 11 है, मिसाल के सामने दिए हुए हिंसों को अददी तरतीब में बदलें और खाली जगह पुर करें। एक मिसाल दी हुई है आपको, अहमद दौड़ में पहले नंबर पर आया। नंबर 1 का अदद लिखा हुआ है, लेकिन आपने उसको जुमले के मुताबिक अददी तरतीब में लिखना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि अहमद दौड़ में नंबर 1 पर आया, 1 नंबर पर आया, नहीं, आपने लिखा अहमद दौड़ में पहले नंबर पर आया। आगे अदद आपको नंबर 2 में दिया गया है 3। जमात में डैश कुर्सी पर नवीद बैठता है, तो आप 3 को इस्तेमाल करेंगे तीसरी। जमात में तीसरी कुर्सी पर नवीद बैठता है। आगे है गली में डैश घर अब्दुल्ला का है। 5 अदद दिया गया है आपको, आप इसको लिखेंगे गली में 5वां घर अब्दुल्ला का है। आगे है हफ्ते के डैश रोज स्कूल से छुट्टी थी, तो हफ्ते के 7वें रोज स्कूल से छुट्टी थी। हमने डैश रोजे सब की अफ्तारी करवाई। 11 नंबर दिया गया, 11वें रोजे सब की अफ्तारी करवाई। मैंने आज डैश पारे की तलावत की, मैंने आज 12वें पारे की तलावत की। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। मैंने आपको लिख के दिखाया है, समझाया है, ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। तो चलते हैं अगले काम की तरफ। आओ करें काम। ये आपके सामने नमूना बराए हदायतनामा दिया हुआ है। बाग में दाखिल होते वक्त दर्ज झैल हदायत पर अमल करें। अक्सर आप पार्क वगैरह में जाएं, आप कहीं ऐसी जगह पे जाएं, तो आप वहाँ पे देखते हैं कि कोई हदायतनामा जारी किया होता है कि यहाँ पे भाई अगर बाग है, फूल ना तोड़ें, जो है वो गमले ना तोड़ें, इधर उधर गंदगी ना फेंके। तो इस तरह का हदायतनामा लिखा होता है। यहाँ पे उन्होंने आपको 4 ऐसे पॉइंट्स दिए हैं। पूरी आस्तीन का लिबास पहने, फूल पत्ते तोड़ने से गुरेज करें, बाग में जानवर मत लाएं, बाग में कूड़ा करकट और गंदगी ना फैलाएं। अब जो आपसे सवाल उन्होंने पूछा है वो है, लाइब्रेरी में बैठने के लिए 5 निकात पर मुश्तमिल एक हदायतनामा तैयार करें और अपने स्कूल की लाइब्रेरी के दरवाजे पर आवेज़ा करें। तो आप 5 नंबर इस तरह से 5 निकात लिख सकते हैं। एक अच्छा सा कलर पेज लेकर उस पर आप खुश ख़त लिखेंगे, अच्छा सा मार्कर लेकर, कट वाला ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। आप उस पर 5 निकात इस तरह लिखेंगे, हदायत ऊपर देंगे हेडिंग, और नीचे नंबर्स देकर लिखेंगे कि लाइब्रेरी में शोर मत करें, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने के बाद वापस अपनी जगहों पर रखें। नंबर 3, किताबों की तरतीब जो है उसको ख़राब मत करें। नंबर 4 पर आप लिख सकते हैं, किताबों के सफ़हात मत फाड़ें। नंबर 5 पर आप लिख सकते हैं कि जो लाइब्रेरी में रखा हुआ सामान है उसको इधर उधर मत घसीटें, या उठते हुए सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर तरतीब से रख कर जाएं। तो इस तरह से आप हदायतनामा लाइब्रेरी के लिए लिख सकते हैं। सवाल नंबर 12 के बाद है नमूना बराए दावतनामा। ये आपको दावतनामा बताया गया है कि आपने किस तरह से लिखना है। एक पैटर्न आपको दिया गया है, एक नमूना दिया गया है। अजीज़ दोस्त के आगे खाली जगह है, यहाँ पे आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी सालगिरह की तकरीब बरोज़ जुमा मुनक्किद हो रही है। इस खुशी के मौका पर आपकी शिरकत मेरे लिए इज़्ज़त का बायस होगी। तशरीफ़ लाकर महफिल की रौनक दोबाला करें। आगे प्रोग्राम इंशाल्लाह, तारीख़, जिस तारीख़ को आपकी सालगिरह है, जिस पे आप अपने दोस्त को बुलाना चाह रहे हैं, वो तारीख़ लिखेंगे। वक्त अगर शाम को है तो आप लिखेंगे शाम 4 बजे। अगर आप 6 बजे कर रहे हैं तो वो वक्त लिखेंगे, या सुबह कोई दोपहर 11 बजे है तो उस वक्त का टाइम लिखेंगे। मुकाम अगर आप अपने घर में कर रहे हैं, किसी और जगह पे अरेंजमेंट है तो मुकाम पे वो जगह बताएंगे आप। पाबंदी वक्त अच्छे लोगों का पाबंदी ये वक्त अच्छे लोगों का शेवा है। मनजानिब, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे कि आपकी तरफ से है। तो एक दावतनामा तैयार करें और अपने दोस्त को अपनी सालगिरह में शिरकत की दावत दें। इसी तरह से आप एक दावतनामा लिख सकते हैं। आप उसके लिए यहाँ भी कलर पेजेस यूज़ कर सकते हैं, अच्छा सा खूबसूरत उसको बना सकते हैं थोड़ी सी ड्राइंग से, और इसी तरतीब से आप लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। और मुझे उम्मीद है कि आपने सारे सबक को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, मश्की सवालात समझे हैं मेरे साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।